2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराकर बहुमत हासिल किया था। बीजेपी का अगला शिकार क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगी। बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई अहम राज्यों में सहयोगी पार्टियों पर भी नए नए पैंतरे आजमाने चालू कर दिए। नतीजतन कई सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं। मसलन नए संसद भवन के उद्घाटन का एक साथ 19 पार्टियों ने विरोध तक कर डाला। केजरीवाल सरकार की ताकत कम करने वाले अध्यादेश के विरोध में भी 1 दर्जन पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई देने लगी थी। अब बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव किया है। आज हम जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बदलने को आखिरकार मजबूर क्यों हो गई है और इससे उनकी पार्टी क्या हासिल करना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। भारतीय जनता पार्टी की नई स्ट्रेटजी अपने आक्रामक विस्तारवादी एजेंडे को दरकिनार कर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक अलायंस यानी सहयोगियों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके संकेत इन 2 खबरों से बखूबी साफ साफ नजर आ जाते हैं। सबसे पहला है 28 मई 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे की बैठक की। मोदी ने पार्टी नेताओं से कहा कि वह एनडीए में शामिल सहयोगी दलों को भरोसा दिलाएंगे कि भाजपा अपने साथियों को पूरा मौका और सम्मान देना चाहती है। बीजेपी का ध्यान हमेशा से ही क्षेत्रीय आशंकाओं पर केंद्रित रहा है और यह धारणा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वह क्षेत्रीय दलों के साथ सहज नहीं है। इसके अलावा अप्रैल 2023 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी एक उत्साही एमएलए बताना चाह रहे थे कि शिव सैनिक शिंदे की सेना में नहीं आ रहे हैं। शाह ने उनसे कहा, आप बैठ जाइए, मोदी जी को सब कुछ पता है। बीजेपी किन वजहों से नए सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है, चलिए ये भी आज समझने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को छोड़ दें तो केंद्र में बीजेपी के पास कोई महत्वपूर्ण सहयोगी नहीं है जो राज्य स्तर पर खास फर्क डाल सके। 2024 में इन तीनों की चुनावी क्षमता पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए थे। दक्षिण में अपना सबसे सुरक्षित किला कर्नाटक खोने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों के बारे में आशावादी नहीं हो सकती जहां उसकी जड़ें पहले से ही कमजोर हैं। इनमें से ज्यादातर दक्षिण और पूर्व के राज्य हैं। यहां पर कांग्रेस को हटाकर क्षेत्रीय ताकतें मजबूत हुई हैं और ये वजह है कि बीजेपी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। राज्यों के हिसाब से हालात को भी जानने का एक विवरण समझ लेते हैं। सबसे पहले बिहार, महाराष्ट्र। जेडीयू और उद्धव की शिवसेना का उन्हें विकल्प खोजना पड़ेगा। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार जिन 19 पार्टियों ने किया उनमें जेडीयू और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल थी। ये दोनों पार्टियां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अहम सहयोगी रह चुकी हैं। फिलहाल वो बीजेपी के साथ खड़ी नहीं दिखाई देती। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती, वहीं सहयोगी ने मात्र 50 सीटें। इनमें जेडीयू और शिवसेना के अकेले 34 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी एक बड़ा हिस्सा इन दोनों पार्टियों ने जीता जो अब बीजेपी के सहयोगी नहीं अपितु धुर विरोधी बन चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय एनडीए में 26 पार्टियां थीं। बीजेपी ने इन चुनाव में 282 सीटें जीती थीं जबकि सहयोगी ने कुल 54 सीटों पर अपना कब्जा किया था। शिवसेना ने सबसे ज़्यादा 18, टीडीपी ने 16, एलजेपी ने 6, अकाली दल ने 4, आरएसएसपी ने 3 और अन्य सीटें छोटे मोटे दलों को मिली थीं। इनमें से टीडीपी के साथ ही अकाली दल जैसी पार्टियां भी अब भी बीजेपी की सहयोगी नहीं रही हैं। बीजेपी गठबंधन में 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 31 सीटें जीती, लेकिन 2019 में जेडीयू के साथ आने पर यह संख्या 39 पहुंच गई थी, यानी जेडीयू के आने के बाद से बीजेपी सीधे 8 सीटों के फायदे के साथ खड़ी हुई थी।
जेडीयू अब बीजेपी से दूर जा चुकी है, एलजेपी में दो फाड़ हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एलजेपी के पशुपति पारस अब रामविलास पासवान की जगह ले सकते हैं। वहीं पशुपति पारस की रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में बीजेपी को यहां पर नए सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में भी दो फाड़ कर चुकी है। कुछ सर्वे में यह भी सामने आया है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह सर्वे महाराष्ट्र के प्रमुख मीडिया हाउस सकाल टाइम्स की द्वारा किया गया था। इसमें बताया गया है कि यदि राज्य में अभी विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर रहेगी, लेकिन शिंदे की शिवसेना का प्रदर्शन कुछ खास नहीं होने वाला है। हालांकि यहां गौर करने की बात यह है कि महाराष्ट्र का पवार परिवार सकाल टाइम्स का मालिक माना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा की। यहां पर बीजेपी को मजबूत सहयोगियों की एक सख्त जरूरत सामने आई है। आंध्र प्रदेश का सिनेरियो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर कांग्रेस अब राज्य में कांग्रेस को उभरने भी नहीं दे रही है। बीजेपी को पैर जमाने से भी उसने रोक कर रखा हुआ है। बीजेपी के लिए जगन ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के जैसे हैं। जगन भी पूरी तरह से पटनायक के रास्तों पर चल निकले हैं। वह पटनायक की तरह ही बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर खड़े दिखाई देते हैं। मिड पॉइंट पर कहीं खड़े रहकर पटनायक और जगन ने मोदी सरकार के साथ वर्किंग रिलेशन तो बनाए रखे हैं। इससे उनके राज्यों को केंद्र की तरफ से लगातार जरूरी सहायता भी मुहैया होती रहती है। बीजेपी का सेंट्रल कमांड 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जगन और पटनायक को जरूरतमंद दोस्त मान रहा है। यानी उस वक्त ज़्यादा सहयोगियों की जरूरत पड़ने पर ये काम आ सकते हैं। हालांकि आंध्र में बीजेपी अभी भी असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। कमोवेश ऐसे ही कई सवाल यह भी खड़े होते हैं कि बीजेपी राज्य में किसके साथ जाना पसंद करेगी, टीडीपी या फिर वाईएसआर कांग्रेस। बीजेपी के पास आंध्र में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी जैसी सहयोगी तो मौजूद है, लेकिन आंकड़े सुकून देने वाले बिल्कुल नहीं हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए 175 में से 151 सीट जीती थी। टीडीपी ने 23 और जनसेना को 1 सीट मिली, जबकि कांग्रेस और बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी थी। हालांकि अगर वोट शेयर से बात की जाए तो टीडीपी को भले ही सीट कम मिली थी, लेकिन उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं खिसका था। इस दौरान वाईएसआर कांग्रेस को 49% और टीडीपी को 39% वोट मिले थे। वहीं जनसेना को 5.5%, कांग्रेस को 1% और बीजेपी को मात्र 0.84% वोट ही मिल पाए थे। आंध्र प्रदेश बीजेपी जगन की ईसाई धर्माकरण नीति के से भी असमंजस की स्थिति में है। इसकी वजह है बीजेपी धर्मांतरण को लेकर काफ़ी सख्त नीति की बात करती है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस ने 25 में से 22 सीटों पर अपनी जीत को हासिल किया था। यहां तक कि इनके पड़ोसी तेलंगाना में, जहां से बीजेपी को बड़ी सारी उम्मीदें थीं, वहां पर 2018 के विधानसभा चुनाव में टीडीपी का एक मामूली खिलाड़ी के रूप में सिमट कर रह जाना और उसे सिर्फ 3.5% वोट के साथ 3 सीटें मिलना एक कमोवेश की स्थिति बनी। ऐसे में तेलंगाना के टीडीपी को सहयोगी बनाने को लेकर भी पशोपेश है। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी अब रिस्क लेने के मूड में कतई नहीं दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। इसमें पुराने दोस्तों को फिर से जुड़ने की जरूरत आन पड़ी है। पंजाब दूसरा राज्य है जहां भाजपा को एक सहयोगी की जरूरत है। अकाली दल एक पुराने दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा है। बीजेपी सूत्रों ने दावा किया है कि 2017 के बाद से लगातार हार के बाद अकाली दल को बीजेपी के समर्थन की ज़्यादा ज़रूरत है। यह उतना ही मजबूत है जितना हाल में जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे को दर्शाया जाता है। जालंधर सीट को आपने जीता और उसे 34.5% वोट वहां पर मिले। कांग्रेस को 27%, बीजेपी को 15%, अकाली दल को 17% वोट मिले। यानी अगर दोनों को मिला दें तो यह 33% होता और यह आप से सिर्फ 1% कम है और कांग्रेस से कहीं ज़्यादा।
हालांकि जमीन पर क्या यह गठबंधन फिर से बीजेपी के हिंदू समर्थकों के साथ अकालियों को भी पारंपरिक जाट वोटों के एक साथ लाने का काम कर सकेगा, यह तो वक्त ही बताने वाला है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक की। कर्नाटक जेडीएस की ओर देख रही है बीजेपी। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस और जेडीएस को एक एक सीट से संतोष करना पड़ा था। हालांकि अब विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के सियासी समीकरण कुछ बदल से गए हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी यहां पर भी एक मजबूत सहयोगी की तलाश में है। बीजेपी की नज़र देवगौड़ा के जेडीएस पर है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 42% वोट शेयर के साथ 135 सीटें अपने नाम कर ली थी और वहां पर सरकार भी बनाई। वहीं बीजेपी ने 36% वोट शेयर के साथ 66 सीटें जीती और जेडीएस ने महज 13% वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती। यहां पर अगर बीजेपी और जेडीएस का वोट शेयर मिला दें तो यह 49% हो जाता है, जो कांग्रेस से लगभग 7% ज़्यादा है। पहले भी बीजेपी और जेडीएस मिलकर कर्नाटक में सरकार बना चुके हैं। मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस की प्रदर्शन की समीक्षा के बाद एच.डी. देवेगौड़ा ने बीजेपी के साथ दोस्ती के संकेत दिए थे। 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा था कि मैं राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन इसका फायदा ही क्या है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कोई पार्टी है जो बीजेपी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी ना रही हो। देवेगौड़ा ने आगे कहा कि कांग्रेस यह तर्क दे सकती है कि उसने कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन क्या डीएमके एनडीए का हिस्सा नहीं रही है। हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सारे राज्यों में अपने नए नए सहयोगियों की तलाश कर रही है। हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक चुनाव इसका एक अहम उदाहरण साबित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार ने उनकी आंखों को कुछ हद तक खोला ही होगा। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हुई है और इसके अलावा यहां की लोकसभा सीटें भी ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर मध्य भारत में अभी भी पकड़ मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले या 5 राज्यों के आने वाले चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल ये पुरजोर कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से विधानसभा चुनावों या फिर लोकसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने पुराने सहयोगियों की तलाश में है, चाहे वो अकाली दल हो या फिर देवेगौड़ा की टीडीएस। पुराने दल उनके साथ आते हैं तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी एक नए रुतबे, नए दबदबे के साथ फिर से कांग्रेस को हराने का मादा रखेगी। लेकिन क्या राहुल गांधी की कांग्रेस, जो इस समय पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि विपक्षी एकता को मजबूत किया जाए, विपक्ष जो एकजुट होकर अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहा है, क्या उनमें वो दम दिखाई देता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को शीर्ष सत्ता से हटाकर वो वहां तक पहुंच सकते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव की हर एक बात आपको पता ही चलती है, लेकिन चुनाव के अंदर की खबरें, नेताओं का आपके बारे में क्या सोचना है, क्या उनकी नीतियां रहेंगी, जिन नेताओं को आप जिताने जा रहे हैं, जिन पार्टियों को आप जिताने जा रहे हैं, वो आखिरकार जनता के बारे में, आपके बारे में, आपके भले के बारे में क्या कुछ सोचती हैं और उनकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है। इन सब खबरों के साथ हम बने रहेंगे आपके साथ द ग्राउंड टीवी पर। बात करेंगे जनता से, बात करेंगे आपके मन की और आपकी मन की बात उन नेताओं तक पहुंचाएंगे और नेताओं के मन की छुपी हुई बातें आप तक लाने का काम हम इस चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। आप बने रहें द ग्राउंड टीवी के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।